नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो चला है हमारे खास बुलेटिन वंदे भारत का, जिसमें आपको दिन भर की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे जो आज सुर्खियों में छाई रही। देश प्रदेश से लेके दुनिया की हर एक बड़ी हलचल, अगले 1 घंटे में कोई बड़ी खबर नहीं छूटेगी। मतलब ये बुलेटिन आपने देख लिया तो समझिए दिन भर की हर एक खबर से आप अपडेट हो लिए। तो चलिए बिना रुके शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और दिखाते हैं आपको इंडिया टू इंटरनेशनल पूरा हाल वंदे भारत। और वंदे भारत में बात करेंगे आज की उस खबर की जो कि ब्रिटेन से आई, यानी कि ब्रिटेन की पीएम लिज ट्रस ने भारी दबाव के बीच इस्तीफा दे दिया है और इसके बाद उन्होंने ये कहा कि वो लोगों से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर सकी, इसीलिए सांसदों ने इस्तीफे का दबाव बनाया। शाम को इस बात का औपचारिक ऐलान खुद लिज ट्रस की तरफ से किया गया। ब्रिटेन की पीएम लिज ट्रस एक हफ्ते से भारी दबाव का सामना कर रही थी, जिसके बाद आखिरकार उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। Deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. लिज ट्रस अगला प्रधानमंत्री चुने जाने तक पद पर बनी रहेंगी। कंजर्वेटिव पार्टी की स्पेशल रूल कमेटी 1922 के चेयरमैन सर ग्राहम ब्रेडी ने लिज ट्रस से मुलाकात करके उन्हें बताया था कि पार्टी अब उन्हें नेता के तौर पर नहीं देखती। इसी के बाद लिज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया। लिज ट्रस सिर्फ 45 दिन तक पीएम पद पर रही, जो किसी भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री का सबसे छोटा कार्यकाल है। इसके पहले 1827 में जॉर्ज कैनिंग 119 दिन पीएम रहे थे। जी, सिर्फ 45 दिन और लिज ट्रस ने ब्रिटिश पीएम पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके साथ ही उनके नाम ऐसा रिकॉर्ड दर्ज हुआ है जिसे वो अपने नाम से नहीं जोड़ना चाहेंगी। लिज ट्रस का जो कार्यकाल है वो किसी भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री का सबसे छोटा कार्यकाल है और इसके पहले 1827 में जॉर्ज कैनिंग 119 दिन पीएम रहे थे। लिज ट्रस से पहले कल उनकी कैबिनेट में गृह मंत्री रही सुएला ब्रेवरमैन ने इस्तीफा दे दिया है, यानी कि जो ब्रिटेन की पीएम रही लिज ट्रस, उनकी तरफ से इस्तीफे का ऐलान कर दिया गया। रिकॉर्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं, सिर्फ 45 दिन पीएम की कुर्सी पर लिज ट्रस काबिज रह पाई, जिसके बाद उनकी तरफ से बड़ा ऐलान इस्तीफे को लेकर किया गया। लिज ट्रस का कार्यकाल ब्रिटिश पीएम के इतिहास में सबसे छोटा रहा, बहुत कम वक्त के लिए, यानी सिर्फ 45 दिन। और नया पीएम मिलने तक पद पर हालांकि लिज ट्रस बनी रहेंगी, जिसका ऐलान उन्होंने किया कि अगले 1 हफ्ते में यह डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। ट्रस के इस्तीफे के बाद ब्रिटेन में सियासी बवाल लगातार मचा हुआ है। यह सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। लिज ट्रस के रहते हुए भी यह सियासी बवाल बना हुआ था। विपक्षी लेबर पार्टी ने आम चुनाव कराने की मांग की है, क्योंकि विपक्षी लेबर पार्टी के हाथ एक ऐसा मुद्दा लगा है जिसे वो भुनाने की कोशिश करती हुई नजर आई है। वहीं दूसरी तरफ पॉलिटिकल पंडित कई दिनों से ये कह रहे थे कि लिज ट्रस को पीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, लेकिन ट्रस इस बात से इनकार करती रही। उन्होंने ये कहा कि मैं फाइटर हूं और हमेशा लड़ती रहूंगी। 24 घंटे पहले ही उन्होंने ये भी कहा कि हर एक दबाव का मैं डटकर सामना करती रहूंगी, झुकूंगी नहीं। लेकिन अब उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। लिज ट्रस के बाद कंजर्वेटिव पार्टी का अगला नेता कौन होगा, इस पर चर्चा भी शुरू हो चुकी है और भारतीय मूल के ऋषि सुनक को ही इस पद का सबसे बड़ा और सबसे काबिल दावेदार बताया जा रहा है। कई नेताओं ने कल ही सुनक के अगस्त में दिए गए बयान की याद दिलाई और उस समय ऋषि सुनक ने कहा था कि लिज ट्रस टैक्स कटौती का चुनावी वादा इकोनॉमी को तबाह कर सकता है और वो बात भी सच साबित हुई है। और इसी वजह से लिज ट्रस का ये कार्यकाल इतने छोटे वक्त में, कम वक्त में खत्म हुआ, यही बताया जा रहा है। And we set out a vision for a low tax, high growth economy that would take advantage of the freedoms of Brexit. I recognise though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. तो लिज ट्रस का विरोध 45 दिन में क्यों बढ़ गया, इसके पीछे के कौन कौन से कारण रहे, आइए आपको तफसील से उनके बारे में भी बता देते हैं कि आखिर
ये नौबत क्यों आई, ऐसी नौबत क्यों बनी कि लिज ट्रस को इस्तीफे का ऐलान करना पड़ा, ये आपको ये भी समझा देते हैं। सबसे पहली वजह टैक्स कटौती की घोषणा, वो गले की फांस बनती हुई नजर आई लिज ट्रस के लिए। चुनावी कैंपेन के दौरान लिज ट्रस ने टैक्स कटौती का फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया, और उसके बाद इनका मजाक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी उड़ाया था, और इसके बाद से ही पार्टी में उनके खिलाफ असंतोष पनपने लगा था। दूसरी बड़ी वजह जनमत सर्वेक्षण में पिछड़ी पार्टी। हाल ही में जो जनमत सर्वेक्षण हुआ उसमें कंजर्वेटिव पार्टी विपक्षी पार्टी से पिछड़ गई, और इसके बाद लिज की लीडरशिप पर सवाल उठने लगे और पार्टी में बागियों के सुर भी बुलंद होने लगे थे। यानी कि अपने ही फैसले पर टिक नहीं पाई और छोटे से ही कार्यकाल में लिज ट्रस के फैसलों पर सवाल उठने लगे। टैक्स कटौती का जो प्रस्ताव उनकी तरफ से दिया गया उसे लेकर विरोध का सामना उन्हें करना पड़ा, और उस पर फिर उन्होंने यू टर्न ले लिया, यानी कि इस फैसले को रद्द किया। अपनी करीबी क्वासी क्वारतेंग को वित्त मंत्री बनाया और बाद में फिर बर्खास्त कर दिया। फिर 2023 से कंपनीज पर टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया और बाद में इस पर से भी यू टर्न ले लिया। कुल मिलाकर अगर आप कहें तो जितनी भी चुनौतियां लिज ट्रस के सामने थी उनसे निपटने में विफल नजर आई वो, और ब्रिटेन हालांकि अभी कई चुनौतियों से जूझ रहा है, जैसे कि डॉलर के मुकाबले पाउंड गिर रहा है, यानी कि ब्रिटेन की करेंसी गिरती जा रही है, ईंधन के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कोई अहम फैसला लिज ट्रस नहीं ले पाई। दूसरी तरफ लीडरशिप में बदलाव की मांग लगातार उठती रही। जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसके खुद के ही सांसद बगावत दिखाने लगे और लीडरशिप बदले इस बात की मांग करते रहे। ये वो कारण है जिससे लिज ट्रस की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा और आखिरकार उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा। लेकिन ट्रस से कैसे ट्रस्ट टूटा ये भी आपको समझना होगा। आखिर उसके पीछे की वजह कौन सी बनती नजर आई और गहरी होती नजर आई। 23 सितंबर को मिनी बजट पेश करने के साथ ही लिज ट्रस की लोकप्रियता -5% हो गई थी, यानी कि धीमे धीमे जैसे जैसे कार्यकाल बढ़ता रहा उनकी लोकप्रियता कम होती गई। फिर 25 सितंबर को डॉलर के मुकाबले पाउंड में 50 साल की सबसे बड़ी गिरावट आई और ट्रस की लोकप्रियता को उसने -10% पर लाकर खड़ा कर दिया। 4 अक्टूबर को बैंक ऑफ इंग्लैंड के इमरजेंसी प्रोग्राम के बाद लिज ट्रस की जो लोकप्रियता थी वो घटकर -15% तक जा पहुंची, और 8 अक्टूबर को मिनी बजट का जब रोल बैक हुआ यानी यू टर्न लिया गया, टैक्स कट वापस लिया गया, जिसके बाद उनकी साख पर और ज्यादा बट्टा लगा और उनकी लोकप्रियता -35% तक जा पहुंची। 12 अक्टूबर को वित्त मंत्री क्वासी को हटाने की घोषणा उन्होंने की। लिज ट्रस की लोकप्रियता -65% तक इस फैसले के बाद जा पहुंची, और यही वजह है कि लिज ट्रस की तरफ से लिए गए तमाम फैसले इस वक्त जो कुछ भी घट रहा है उसकी वजह बने, यानी कि लिज ट्रस के इस्तीफे की वजह बने। एक तरफ लिज ट्रस ने ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफे का ऐलान किया। अब वो अगले पीएम के मिलने तक कार्यवाहक पीएम के तौर पर काम करती रहेंगी, लेकिन इसी बीच ऋषि सुनक ब्रिटेन के पीएम पद की रेस में सबसे आगे हैं। आम लोगों से लेकर सांसदों तक की वो पहली पसंद बने हुए हैं। एक सर्वे भी सामने आया था, उसी का हम जिक्र करने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री पद की रेस में सबसे आगे सुनक हैं। जो सांसद हैं उनकी पहली पसंद ऋषि सुनक हैं, और भारतीय मूल के ऋषि सुनक के पास कंजर्वेटिव पार्टी के सबसे ज्यादा सांसदों का सपोर्ट है, उनका समर्थन है। आर्थिक संकट से निकाल सकते हैं सुनक, ऐसा लगता है लोगों को। आम लोगों से लेकर सांसदों तक का मानना है कि ब्रिटेन को आर्थिक संकट से सिर्फ और सिर्फ ऋषि सुनक ही निकाल सकते हैं, क्योंकि वित्तीय मामलों में सुनक की समझ और उनकी नीतियों के सामने कोई भी दूसरा बड़ा नेता कंजर्वेटिव पार्टी के पास नहीं है। दूसरी तरफ जो सट्टा मार्केट चलता है उसमें सुनक पर दांव लग रहा है। सट्टा मार्केट में भी ऋषि सुनक पर दांव लग रहा है। सट्टेबाजों का मानना है कि पीएम पद की रेस में सुनक ही सबसे आगे हैं, और इसीलिए उन्हीं के नाम पर यह सट्टा लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पूर्व मंत्री क्वासी क्वारतेंग और जेरेमी हंट दोनों ही नेताओं ने पार्टी की रेस से खुद को बाहर कर दिया है, जिसके बाद अब सबसे बड़े दावेदार ऋषि सुनक को ही माना जा रहा है। ब्रिटेन के लोगों और साथ ही कंजर्वेटिव पार्टी के ऐसे कई सांसद हैं जो ये सोच रखते हैं कि सितंबर में सुनक को ही प्रधानमंत्री बनाया जाना था, लेकिन गलती से लिज ट्रस को चुन लिया गया, क्योंकि ब्रिटेन के मौजूदा हालात को ऋषि सुनक संभाल सकते हैं और उनका जो विजन है उससे आर्थिक संकट से पार पाया जा सकता है। यानी कि उनकी करेंसी पाउंड जो लगातार गिरती जा रही है उसको अगर कोई रोक सकता है तो वो है ऋषि सुनक।
तो बीते कुछ वक्त में पूरी दुनिया ने देखा कोरोना काल कैसे आया। इस पैंडेमिक ने दुनिया भर की कमर तोड़कर रख दी, दुनिया भर की अर्थव्यवस्था चरमराई और सभी इंडस्ट्रीज धराशायी हो गई। तब भी ऋषि सुनक ने ब्रिटेन को संभाला था और एक तरीके से एक हीरो फिगर के तौर पर वो सामने आए थे। अभी ब्रिटिश पीएम पद के तौर पर ऋषि सुनक ही पहली पसंद बने हुए हैं। कैसे, ये भी आपको बता देते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री पद के लिए सुनक है पहली पसंद। कोरोना काल में ब्रिटेन को आर्थिक मंदी से उन्होंने उबारा। उनका जो विजन है और वित्तीय समस्याओं को लेके जो उनकी समझ है उसको मानते हैं तमाम सांसद। साल 2020 में होटल इंडस्ट्री के लिए ईट आउट टू हेल्प आउट स्कीम इन्होंने चलाई और उसका बहुत फायदा कंजर्वेटिव पार्टी को मिला। सुनक की पहल से ही होटल इंडस्ट्री को 15,000 करोड़ की मदद मिली, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब कोरोना काल था तो होटल इंडस्ट्री खत्म होने की तरफ लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही थी। अगस्त 2021 में कर्मचारियों को 2 लाख की मदद उनकी तरफ से दी गई, क्योंकि उस वक्त सबके पास वित्तीय समस्याएं थी। ब्रिटेन की जो टूरिज्म इंडस्ट्री थी उसको 10,000 करोड़ का पैकेज दिया। कोविड काल की वजह से टूरिस्ट का आना जाना पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था, जिसमें 10,000 करोड़ के इस पैकेज के ऐलान के साथ ही बड़ी मदद मिलती हुई नजर आई। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि ऋषि सुनक तमाम सांसदों की पहली पसंद बने हैं और कहीं ना कहीं ये बात सामने आई है कि ऋषि सुनक ही अगले पीएम बने, ये चाहती है कंजर्वेटिव पार्टी। और आइए अब बात करेंगे दूसरी अहम खबर की, यानी कि गुजरात की। गुजरात की धरती से दुनिया में हो रहे क्लाइमेट चेंज पर चर्चा हुई और इस चर्चा के नायक रहे हमारे अपने प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी। यहां पर उन्होंने मिशन लाइफ के जरिए दुनिया में हो रहे क्लाइमेट चेंज पर चर्चा की। इस कार्यक्रम में देश दुनिया के तमाम नेता शामिल होने के लिए पहुंचे थे। 2 दिनों के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कई सौगातें दे रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी परिसर में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ मिशन लाइफ यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की शुरुआत की। लेकिन उससे पहले केवड़िया के एकता नगर में स्टैचू ऑफ यूनिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की और उनके साथ स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखा। मिशन लाइफ के कार्यक्रम में दुनिया के कई नेताओं ने अपना वीडियो संदेश दिया, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो, एस्टोनिया के पीएम काजा क्लास ने जलवायु परिवर्तन से निपटने की बात की। Extensive one-day action that started in Estonia and has spread to 191 countries. प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में लोगों को प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी समझने की अपील की। साथ ही बताया कि ये मिशन लाइफ हमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रेरित करता है। क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लाइफ में यूनिटी ही सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिभा हमें पर्यावरण से जुड़े ऊंचे लक्ष्य तक तय करने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा देगी। साथियों, जब प्रतिमान विशाल होते हैं तो कीर्तिमान भी विशाल होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति सबको प्रेरित किया। साथ ही बताया कि लाइफस्टाइल बदलने से पर्यावरण को बचाया जा सकता है। साथ में ये भी बताया कि गुजरात उन राज्यों में से है जिसने पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में काम शुरू कर दिया है। मिशन लाइफ हमें प्रेरित करता है कि हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं जिससे पर्यावरण की सुरक्षा हो। मिशन लाइफ ये मानता है कि अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करके एनवायरनमेंट की रक्षा की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि आज हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्रों का जल स्तर बढ़ रहा है, हमारी नदियां सूख रही हैं, मौसम अनिश्चित हो रहे हैं। ये बदलाव लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज पर प्रधानमंत्री सजग दिखाई दिए। उन्होंने महात्मा गांधी का जिक्र किया, उनके विचारों को याद किया और बताया कि वो बहुत पहले से पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर जीवन जीने का महत्व समझ गए। ये तो सच है कि पर्यावरण है तो हम हैं,
लेकिन आप और हम में से ज्यादातर लोग क्लाइमेट चेंज की गंभीरता को नहीं समझते, ये बात सच है। आपने देखा होगा कि हाल ही में मौसम किस तरीके से बदल रहा है, यानी कि सावन के महीने में बरसात नहीं हो रही है और बीते कुछ हफ्तों में इतनी बारिश हुई, देश के कई हिस्सों में बाढ़ आ गई। ये सब कुछ क्लाइमेट चेंज का ही नतीजा है। दर्ज इतिहास के मुताबिक 500 करोड़ साल पहले एक महाप्रलय आया था जिसमें 95% प्रजातियां खत्म हो गई थी और जो बची हुई 5% प्रजाति थी उन्होंने फिर से दुनिया को बसाया। लेकिन आज जो हो रहा है और आने वाले सदियों में हम जिस प्रलय की आशंका को जता रहे हैं, क्या वो भी नेचुरल होगी, प्राकृतिक होगी? ये सवाल उठना लाजमी है। हम अभी हो रही ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारणों को महज प्राकृतिक बताकर पल्ला नहीं झाड़ सकते, क्योंकि ये जितनी तेज गति से हो रही है वो अप्रत्याशित भी है और डराने वाली भी है। इसका अंदाजा लगाना हमारे और आपके लिए बेहद जरूरी है। कुल मिलाकर जब प्रधानमंत्री मोदी ने आज क्लाइमेट चेंज का जिक्र किया, आह्वान किया कि उसमें आप सब का भी इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, उसके पीछे की वजह यह थी क्योंकि बीते इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी देखने को मिली हैं। क्लाइमेट चेंज दुनिया को कैसे प्रभावित कर रहा है इससे समझना आसान होता है, यानी कि दुनिया बदलती हुई नजर आ रही है। कैसे? सबसे पहले उत्तरी ध्रुव का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस। ये बारीकी से आप एक एक पॉइंट इसलिए समझिए क्योंकि इससे गंभीरता नजर आएगी। क्लाइमेट चेंज के जो प्रभाव हो रहे हैं उसको आप समझेंगे। ग्रीनलैंड की जो चोटियां हैं उस पर पहली बार बारिश हुई, ये एक दिखाता है ग्लोबल वार्मिंग का असर। ग्रीनलैंड की चोटियों पर बारिश होना। 1970 का अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो जो समुद्री जीव हैं उनकी संख्या आधी हो चुकी है। ये आपको पता नहीं लेकिन ये फैक्ट है। अमेरिका में चले गर्म हवाओं के थपेड़े, लू का एहसास अमेरिका के लोगों ने किया और ये भी दुनिया के बदलने का एहसास देता हुआ नजर आया। 20 साल में 9 सबसे गर्म साल रहे हैं, यानी कि तापमान इतना कि बाहर निकलते ही आपको झुलसा दे, और इसका एवरेज 9 साल है 20 में से। 10 साल में बीते तेजी के साथ समुद्री सतह का स्तर भी बढ़ता जा रहा है, यानी कि लेवल धीरे धीरे इनहैंस हो रहा है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तमाम घटनाएं हो रही हैं। बीते 5 साल जंगलों में आग की घटनाएं दोगुनी हुई। आग फैली तो फैली, उसको काबू करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, यानी कि जंगल पूरे के पूरे जल गए। लेकिन अब आप ये भी समझिए कि तापमान बढ़ने पर होगा क्या। 10 साल के भीतर आर्कटिक महासागर की जो बर्फ है वो पिघल जाएगी। धीरे धीरे ये ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। मालदीव जैसे देश पूरी तरीके से डूब जाएंगे क्योंकि समुद्र का जो स्तर है वो बढ़ जाएगा क्योंकि बर्फ पिघल रही है। मुंबई, चेन्नई जैसे 12 शहर 3 फीट पानी में डूब जाएंगे। आप इसका एहसास भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन यह कितना गंभीर है इसे आप समझिए। दुनिया की 14% आबादी हीट वेव का सामना करेगी। लू के थपेड़े, टेम्परेचर ऐसे राइज होगा कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये सब कुछ होगा तापमान बढ़ने के बाद। हीट वेव तक का एहसास होगा। इसके साथ ही क्वाला, सफेद भालू जैसे 4% ऐसे जानवर हैं जो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, उनका नामो निशान मिट जाएगा, वो जानवर विलुप्त हो जाएंगे। ये होगा तापमान बढ़ने पर। लेकिन अब सवाल यह है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसके लिए जिम्मेदार कौन है, तबाही का कौन जिम्मेदार है और कार्बन उत्सर्जन में हिस्सेदारी किस किस की कितनी है। सबसे पहले अमेरिका की बात करेंगे जो अपने आप को सुपर पावर कहता है। 28% कार्बन उत्सर्जन में हिस्सेदारी अमेरिका की है। चीन की 15% है, भारत की 7% है, रूस की 5%, जापान की 3% और जो बाकी दुनिया है, बाकी दुनिया का परसेंटेज आप देखेंगे इट्स 42%, 42%। कार्बन उत्सर्जन लगातार हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, हीट वेव, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ ये तमाम घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। कुल मिलाके जैसी स्थिति बन रही है, आने वाले वक्त में ये क्लाइमेट चेंज लोगों के लिए बड़ी समस्या पैदा करेगा। लेकिन अब ये समझिए भारत जिस तरीके से वर्ल्ड लीडर बनने की ओर अग्रसर है, भारत की भूमिका क्या हो सकती है, बहुत अहम हो सकती है। 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कटौती करने का टारगेट भारत की तरफ से रखा गया है। साल 2070 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य है। कार्बन उत्सर्जन 0 कर दिया जाएगा, यह 2070 तक का टारगेट भारत ने रखा है। 170 साल में भारत की हिस्सेदारी
4% तक सिमट कर रह जाएगी। भारत की तरफ से ये कोशिशें लगातार की जा रही हैं ताकि ग्लोबल वार्मिंग को, क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके और कम से कम उसमें अपनी हिस्सेदारी ना के बराबर की जा सके। क्लाइमेट चेंज पर भारत सजग है। सिर्फ भारत सजग नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया को सजग कर रहे हैं, भारतवासियों को सजग कर रहे हैं और इसीलिए आने वाले वक्त में भारत की भूमिका और ज्यादा बढ़ चढ़कर देखने को मिलेगी, जब पूरी दुनिया भारत की तरफ क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को लेकर भी देखेगी और सीखेगी। और अब बात करेंगे पीएफआई की, क्योंकि पीएफआई पर बैन हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद पीएफआई सिर उठाने की कोशिश में है। महाराष्ट्र में जहां पर पीएफआई की एक नई साजिश देखने को मिली है, पीएफआई के जिहादी बैन के बाद भी संगठन को एक्सटेंड करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। महाराष्ट्र एटीएस ने पनवेल से पीएफआई के 4 जिहादियों को गिरफ्तार किया है, जो भारत में आतंकी जहर फैलाने की साजिश रच रहे थे। पीएफआई के स्टेट एक्सपेंशन कमेटी के सदस्य हैं। पीएफआई पर बैन के बाद से जांच एजेंसीज एक्शन में हैं। आतंकी पीएफआई और गैंगस्टर्स की तिकड़ी को तोड़ने के लिए कुछ दिन पहले ही एनआईए की टीम ने देश के 5 राज्यों में 50 जगहों पर छापा मारा था। महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक की पुलिस पीएफआई पर बैन के बाद से एक्शन में है और जिहादी संगठन पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी का काम जारी है। मध्य प्रदेश पुलिस का हंटर मुस्लिमों का ब्रेन वॉश करने वाले पीएफआई के जिहादी और महाराष्ट्र शाखा के अध्यक्ष नासिर नदवी पर चला है। एमपी पुलिस पीएफआई की साजिश का खुलासा करने के लिए महाराष्ट्र के औरंगाबाद से प्रोडक्शन वारंट पर भोपाल लेकर पहुंची। पीएफआई के ये महाराष्ट्र शाखा के अध्यक्ष थे। गोवा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के जॉइंट के ये सेक्रेटरी भी थे। ये पीएफआई के सदस्यों की ट्रेनिंग भी कराते थे, लोगों को अलग अलग लोगों से मिलवाकर ब्रेन वॉश करके उकसाते थे असंदिग्ध गतिविधियों के लिए। जो तकनीकी साक्ष्य सामने आए थे उसके आधार पर, पूछताछ के आधार पर जो साक्ष्य सामने आए थे उसके आधार पर नासिर नदवी को गिरफ्तार किया। नदवी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा में हिंदुओं के खिलाफ मुस्लिमों का ब्रेन वॉश कर उन्हें भड़काता था। 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए पीएफआई ने पूरा खाका तैयार किया था, जिसका खुलासा बिहार के फुलवारी शरीफ में रेड के दौरान हुआ था। उसी के बाद जांच एजेंसीज ने शिकंजा कसते हुए पीएफआई पर बैन किया, लेकिन उसके बाद भी पीएफआई साजिशों के तार बुन रहा है। पूरी दुनिया आज बढ़ती जनसंख्या को लेकर चिंतित है। भारत जनसंख्या के लिहाज से विश्व में दूसरे नंबर पर आता है। भारत में प्रति मिनट 52 बच्चे पैदा होते हैं। वहीं अब बढ़ती जनसंख्या को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के बयान के बाद राजनीति गर्मा गई। देश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक बार फिर से जंग छिड़ती जा रही है। बढ़ती जनसंख्या के खतरे से संघ बार बार देश को आगाह करता रहा है। वहीं प्रयागराज में भी संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की 4 दिन तक चली बैठक में भी जनसंख्या असंतुलन पर चर्चा की गई। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि जनसंख्या विस्फोट चिंताजनक है। मकानकरण होने से कई जगह पर संख्या हिंदुओं की कम है, उसके परिणाम भी भुगतना पड़ता है। तो पहले भी हुआ है और जगह जगह पर उसकी समस्या भी आई है। ये जो किसी न किसी प्रकार से मतांतरण करने की कई साजिश है, यह भी एक जनसंख्या को दूसरा घुसपैठ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने प्रयागराज में कहा कि हिंदुओं के खिलाफ धर्म परिवर्तन की साजिश चलाई जा रही है। होसबोले ने धर्म परिवर्तन की वजह से हिंदुओं की संख्या कम होने की बात कही। इसी खतरे को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी अपनी दशहरा रैली में चिंता जताई थी और एक समान जनसंख्या नीति लाने की बात कही थी। जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता, और केवल हमारा ऐसा हुआ ऐसा नहीं, आज की तारीख में पूर्व तिमोर नाम का एक नया देश बना, दक्षिण सूडान नाम का नया देश बना, कोसोवो बना। जनसंख्या में
पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। यह असंतुलन जन्मदर एक भाग है उसका, लेकिन जोर जबरदस्ती या छल कपट से, लालच से मतांतरण, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। हालांकि होसबोले के इस बयान के बाद घमासान भी छिड़ गया है और मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने सवाल खड़े किए। पॉपुलेशन से रिलेटेड जो बयान आया है उससे हम लोग बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हैं, क्योंकि वो कहीं से भी फैक्ट्स एंड फिगर्स से मैच नहीं खा रहा है। बात ऐसी की जानी चाहिए जो कि जिसका कि कोई बेस हो, जो कि हकीकत पर मबनी हो, और तरह तरह इस तरीके की बातें करके लोगों के जहनों में कंफ्यूजन पैदा नहीं करना चाहिए। जनसंख्या नीति का मुस्लिम लगातार विरोध करते रहे हैं, वहीं कुछ राजनीतिक दलों ने इस पर खूब सियासी रोटियां भी सेकी। तो बार बार जनसंख्या नीति का जिक्र हो रहा है, क्योंकि 1951 में जहां पर भारत की आबादी में 9.8% मुसलमान थे, 2011 में उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 14.2% हुई और इसके मुकाबले हिंदुओं का हिस्सा 84.1% से घटकर 79.8% तक रह गया। आइए सिलसिलेवार तरीके से ये आंकड़े भी आपको समझा देते हैं कि किस तरीके से साल बदलते गए और ग्रोथ रेट भी बदलता गया। हिंदुओं का ग्रोथ रेट 1961 से 1971 जहां पर आबादी 45 करोड़ के आसपास थी, 45.32 करोड़, तो ग्रोथ थी 24% की। ये 1961 से 1971 का आंकड़ा। अब 1971 से 1981 का आंकड़ा आपके सामने है, जहां पर आबादी 54.97 करोड़ और ग्रोथ कम हुई, यानी कि 21% बीते 10 सालों के मुकाबले में। अब 1981 से 1991 तक के आप आंकड़े देख लीजिए, जब आबादी 68.76 करोड़ थी, ग्रोथ थोड़ी सी बढ़ी और वो हुई 25% बीते 10 सालों के कंपैरिजन में। अब 1991 से साल 2001 आबादी बढ़ी कितनी, 82.75 करोड़, ग्रोथ कम हुई 20%। यह है हिंदुओं का ग्रोथ रेट साल के हिसाब से। साल 2001 से 2011 आबादी 96.62 करोड़ रुपए, ग्रोथ रेट 27% का बढ़ा। ऑन एन एवरेज आबादी के हिसाब से ग्रोथ रेट अगर आप निकालेंगे तो ये बार बार कम होता हुआ नजर आया। ये है 2011 तक का आंकड़ा और इसी आंकड़े के साथ साथ अब आप मुस्लिमों की बढ़ती हुई आबादी को भी देखिए। ये आंकड़े आपके सामने हैं। 1961 से 1971 आबादी 6.14 करोड़, ग्रोथ देखिए 31% की नजर आई इन 10 सालों के भीतर। 1971 से 1981 आबादी 7.55 करोड़, ग्रोथ 23% की नजर आई। अब उसके बाद 1981 से 1991 आबादी 10.15 करोड़, ग्रोथ सीधे 35% तक पहुंची, 35% तक की। और उसके बाद 1991 से 2001 आबादी भी बढ़ी 13.81 करोड़ और ग्रोथ 36% की रही, 36% ये मुस्लिमों की बढ़ती आबादी। फिर साल 2001 से 2011 आबादी 17.22 करोड़ और ग्रोथ रेट रिकॉर्ड किया गया 25% का, यानी कि 25% का। और इसी तरीके से साल बदलते गए ये आंकड़ा बढ़ता चला गया, हिंदुओं का ग्रोथ रेट घटता चला गया, मुस्लिमों का बढ़ता चला गया। ये एक एनालिसिस, ये एक आंकड़ा आपके सामने रखा गया है, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण की बात बार बार होती रही है। अब बात करेंगे सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं की, क्योंकि उनके लिए अच्छी खबर आई है। ग्रेट इंडियन फेस्टिवल यानी कि दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी जॉब का गिफ्ट देने वाले हैं। 22 अक्टूबर को देश भर के युवाओं से प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और साथ ही अपॉइंटमेंट लेटर भी सौंपेंगे। दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी युवाओं के लिए बम्पर गिफ्ट लेकर आए हैं। ये ऐसा गिफ्ट हैम्पर है जिसे पाकर युवा खुशी से झूम उठेंगे। दिवाली से पहले 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी देश भर के युवाओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। इस दौरान 75,000 युवाओं को नौकरी का उपहार देंगे। बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष अक्सर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करता है, लेकिन इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। सभी विभागों और मंत्रालयों की समीक्षा के बाद खाली पदों पर नियुक्ति दी जा रही है।
इसी साल जून में प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया था कि 2023 दिसंबर तक 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी, जिसके तहत 22 अक्टूबर को 75,000 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर मिलने जा रहे हैं। तो देश भर में इस दिवाली के मौके पर काफी खास तस्वीरें नजर आएंगी, अलग अलग कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। लेकिन इस कार्यक्रम की बात करें तो इसमें केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे, सांसद भी अपने अपने संसदीय क्षेत्र से इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। आइए इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई कौन कौन सी जानकारी अभी तक सामने आई है वो आपको बता देते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी का गिफ्ट हैम्पर क्या रहने वाला है उसकी डिटेल्स भी आपके सामने है। देश भर में 22 अक्टूबर को इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम क्या होगा, इसकी रूपरेखा कैसी होगी वो भी आप समझिए। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी जुड़ेंगे, संवाद करेंगे और ये गिफ्ट हैम्पर सौंपने वाले हैं। किनके साथ जुड़ेंगे? 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र यानी कि उनके जो अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं, जॉब के अपॉइंटमेंट लेटर्स, वो उनको सौंपेंगे। और संख्या कम नहीं है, 75,000 युवाओं की है। 10 लाख युवाओं की भर्ती अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसके साथ ही ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ता जाएगा। तमाम विभागों में नौकरियों को लेकर घोषणा की जाएगी, कैसे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, संख्या कितनी ज्यादा बढ़ेगी, इसका भी जिक्र अपने संवाद के दौरान प्रधानमंत्री करेंगे, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम युवाओं से जुड़ेंगे और उनके अपॉइंटमेंट लेटर उन्हें सौंपेंगे। इधर प्रधानमंत्री मोदी दिवाली के मौके पर माड़ा भी जाएंगे। माड़ा गांव वाइब्रेंट विलेज का दर्जा माड़ा गांव को देंगे और चीन सीमा के 500 गांव फिर से बसेंगे। चीन से लगी एलएसी को नागरिक प्रहरियों से चाक चौबंद करने के लिए सरकार और सेना बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरहदी इलाकों के गांवों को फिर से रहने लायक बनाने और वहां से पलायन खत्म करने की प्लानिंग तेजी से हो रही है। चीन के साथ लगी सीमा के आसपास के ये गांव लद्दाख से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक फैले हैं, जिन्हें टूरिज्म हब बनाने की कोशिश की जा रही है। इन गांवों को प्रशासन और सेना दोनों मिलकर विकसित करेंगे। ऐसे करीब 500 गांव हैं जिन्हें फिर से बसाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी सिलसिले में दिवाली से पहले प्रधानमंत्री मोदी 21 या 22 अक्टूबर को भारत के आखिरी गांव माड़ा जा सकते हैं और माड़ा को वाइब्रेंट विलेज का दर्जा देंगे। यहाँ कुछ विकास कार्यों की शुरुआत करेंगे, जिससे इस गांव तक ज्यादा से ज्यादा पर्यटक पहुँच सके। तो विकास की ये बड़ी सौगात दी जाएगी और एलएसी के गांव को बसाने की पहल ऐसे समय पर की जा रही है जब चीन कुछ कृत्रिम गांव यानी कि आर्टिफिशियल प्लेसेस बसाकर अपना दावा मजबूत कर रहा है। केंद्र सरकार और सेना की ये पहल सीमा पर बसे हुए ग्रामीणों के लिए तो फायदेमंद होगी, साथ ही देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। इस योजना को वाइब्रेंट एलएसी विलेज प्रोग्राम नाम दिया गया है और इसका पूरा काम गृह मंत्रालय की अगुवाई में होगा और बॉर्डर डेवलपमेंट प्रोग्राम से इसकी फंडिंग की जाएगी। आइए इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई आपको डिटेल्स भी बता देते हैं, क्योंकि चीन सीमा पर फिर से गांव बसने जा रहे हैं और इसमें सरकार और सेना का 500 गांव फिर से बसाने का लक्ष्य है। टारगेट 500 गांव को विकसित करना है। कैसे? शहरों से रोड कनेक्टिविटी देने का प्रस्ताव इसमें सबसे पहले है, ताकि एक तरीके का समन्वय बन सके, कनेक्टिविटी बढ़ सके। टूरिस्ट फ्रेंडली एनवायरनमेंट भी इससे तैयार होगा। जब लोगों की आवाजाही आसान होगी तो लोगों का आने जाने के बाद टूरिज्म भी एनहांस होगा। ये भी इस प्रस्ताव में शामिल किया गया है। टूरिस्ट बढ़ने से सीमा की निगरानी खुद ब खुद हो जाएगी। किसी भी तरीके की अननेचुरल एक्टिविटीज पर रोक लग जाएगी जब वहां पर लोग मौजूद होंगे। एलएसी पर तैनात सैनिक भी अकेले नहीं रहेंगे, क्योंकि एक लंबे वक्त तक एलएसी पर सैनिकों की तैनाती होती है, बॉर्डर को वो सिक्योर करते हैं। पर्यटन बढ़ने से स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। इससे लोकल्स को फायदा होगा, वहां के ग्रामीणों को फायदा होगा, पैसा आएगा तो उनकी इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। ये एक कोशिश है चीन सीमा पर फिर से इन गांवों को बसाने को लेकर और इसी कार्यक्रम का आगाज किया जाएगा माड़ा गांव के साथ। अब बात करते हैं दिल्ली की, जहां पर जल्द ही एमसीडी के चुनाव होने हैं और इसी को लेकर दिल्ली की सियासत भी गर्मा रही है। एक तरफ जहां पर अमित शाह ने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन किया, तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने इसे लेकर जमकर निशाना साधा। दिल्ली में नगर निगम चुनाव की सुगबुगाहट के बीच कूड़े के पहाड़ पर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दिल्ली में नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी हमले तेज हो गए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर निशाना साधा और कहा कि 15 साल से जो काम आप नहीं कर पाए, अब आपको 3 साल और चाहिए। जनता आप पर भरोसा क्यों करे? आप रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा। अब हम दिल्ली को कूड़ा मुक्त करके दिखाएंगे।
केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि आपको कितने साल चाहिए। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के तेह खंड में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया, जहां उन्होंने प्लांट के उद्घाटन को चुनाव से जोड़ने पर जवाब दिया। आज कुछ लोगों ने निवेदन किया है कि चुनाव के कारण ये प्लांट का उद्घाटन हो रहा है। अब जिनको समझ नहीं है भाई, इसको क्या समझाए। ये प्लांट का उद्घाटन है, भूमि पूजन नहीं है। और उद्घाटन तब होता है जब 1.5-2 साल पहले इसकी बनाने की शुरुआत होती है। शाह ने यह भी कहा कि साल 2025 तक कचरे की 100% प्रोसेसिंग होगी। बहरहाल दिल्ली में कूड़े पर छिड़ी सियासी लड़ाई अभी कितनी आगे जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। और इधर दिवाली पर इस बार भी पटाखों पर प्रतिबंध रहने की उम्मीद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और दूसरे राज्यों में पटाखों से बैन हटाने वाली याचिका पर जल्द ही सुनवाई से इनकार कर दिया है और कहा है कि लोगों को साफ हवा में सांस लेने दें, जो पैसे हैं वो मिठाई पर खर्च करें। दिल्ली और अन्य राज्यों में पटाखों पर बैन हटाने की मांग वाली याचिका पटाखा बनाने वाली कंपनियों ने दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों को सांस लेने दीजिए, क्योंकि जश्न मनाने के तरीके और भी हैं। पैसे पटाखों पर खर्च न करके मिठाई पर खर्च करें। दिल्ली सरकार ने त्योहार के इस सीजन में हर तरह के पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया, साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान किया है। अगर देश की राजधानी दिल्ली में कोई भी पटाखा फोड़ता पाया गया तो उस पर 200 रुपए का जुर्माना लगेगा, साथ ही 6 महीने की जेल भी हो सकती है। दिल्ली सरकार के इस फैसले का व्यापारी विरोध कर रहे हैं। सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई से मना कर दिया और कहा ये मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट में है। तो दिल्ली में पूरी तरह पटाखों के बैन पर सियासत भी तेज हो चुकी है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर पटाखों के इस्तेमाल पर दिशा निर्देश जारी करने की अपील की। तो आम आदमी पार्टी के नेताओं का पटाखे फोड़ने का एक वीडियो सामने आया, जिस पर अब बीजेपी और हिंदुवादी संगठन आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक प्रदूषण की तरह है और निश्चित रूप से जो काम आज माननीय गृह मंत्री जी ने उद्घाटन किया है, ये दिल्ली के स्वच्छ व्यवस्था में, पर्यावरण सुधार की व्यवस्था में एक मील का पत्थर साबित होगी। फायर क्रैकर्स जो है सिर्फ दिवाली पर प्रदूषण नहीं फैलाते, वो प्रदूषण फैलाते हैं पूरे देश भर में और पूरे साल भर फैलाते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि जिस दिन नोटिफिकेशन जारी हुआ उसी दिन राज्य के मंत्री के घर पर वहाँ फायर क्रैकिंग होती है, विस्फोट होते हैं खूब, लेकिन वो जो क्रैकर्स हैं, जो पटाखे हैं, वो प्रदूषण नहीं छोड़ते और प्रदूषण दिवाली के बाद भी नहीं छोड़ेंगे, दिवाली से पहले भी नहीं छोड़ते थे। ये कमाल की बात है। ये दिल्ली सरकार की जो नीति है, ये जो दूमी बातें हैं, इससे सीधी सीधी हिंदू द्रोह की बू आती है कहीं ना कहीं। तो दिल्ली सरकार ने दिवाली पर तो पटाखों पर बैन लगा दिया, लेकिन पंजाब में जलाई जा रही पराली पर रोक नहीं लगाई जा रही है और इसके बाद अब दिल्ली की आबोहवा बिगड़ने लगी है। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार और दिल्ली में भी, लेकिन एयर क्वालिटी ठीक बनी रहे इसके लिए दोनों राज्यों की सरकारें धरातल पर कुछ करती हुई नजर नहीं आ रही हैं। पराली जलाने पर भले ही रोक हो, लेकिन पराली उसके बावजूद जलाई जा रही है और उसके बाद दिल्ली एनसीआर के शहरों की हवा खराब हो चुकी है, AQI बिगड़ चुका है। प्रदूषण रोकने के लिए ग्रैप सिस्टम लागू है, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है। आपको दिल्ली एनसीआर के शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी हम बताएंगे, किस तरीके से आबो हवा दिल्ली एनसीआर की बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। फरीदाबाद में जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 305 है, हापुड़ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 299, मेरठ में ये नंबर 298 का है, मुजफ्फरनगर में 298 बना हुआ है AQI और बागपत में 262 AQI है। गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 254 है, तो बुलंदशहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 245 है। नोएडा का हाल जानिए, यहां पर AQI 242 का है और दिल्ली में AQI 241 पर बना हुआ है। इधर ग्रेटर नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 216 पर है और मुरादाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 209 पर है। कुल मिलाकर पराली जल रही है, लेकिन दिल्ली एनसीआर की आबो हवा उसके साथ साथ खराब हो रही है। कोबे
कोबे ब्रायंट को विश्व के बड़े बास्केटबॉल खिलाड़ियों में शुमार किया जाता है। आपको याद होगा कि 26 जनवरी 2020 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ब्रायंट की मौत हो गई थी, लेकिन अब नीलामी फर्म PWCC कोबे ब्रायंट द्वारा 1998 में अपने सबसे पहले ऑल स्टार मैच में पहने गए जूतों की नीलामी कर रही है। एडिडास क्रेजी 8 के नाम से ये जूते कोबे ब्रायंट द्वारा इन्हें पहने हुई फोटो के साथ मिलेंगे। अब तक इन जूतों की जोड़ी के लिए $25,000 यानी कि 20 लाख रुपए से ज्यादा की बोली लगाई जा चुकी है। और अगली खबर है छत्तीसगढ़ से, जहां पर आयकर ईडी रेड प्रकरण सामने आया है। यानी कि अब भरोसेमंद सूत्रों ने खुलासा कर दिया है, मनी लॉन्ड्रिंग में कई बड़े लोग शिकंजे में आ चुके हैं। सीएम उप सचिव सौम्या चौरसिया पर पहले पड़ चुकी है रेड। अब सीएम के बेटे चैतन्य बघेल, करीबी आईएएस अनिल टूटेजा पर भी शिकंजा कसने की तैयारी। पार्टी संगठन से जुड़े एक बड़े नेता भी निशाने पर। आयकर ईडी की रेड के बाद सचिवालय में कामकाज लगभग पूरी तरह ठप। मुख्यमंत्री का हर करीबी अफसर और मंत्री है डरा हुआ। और इसी के साथ वंदे भारत में फिलहाल इतना ही।